अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग ज़रबे कलंदर। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं वो बर्निंग इशू है। और कल जो रैली का ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब ने, उसका जो इशू था वो था इलेक्शन कमीशन नामंजूर के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो रैली का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और सपोर्टर्स F9 पार्क में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कल एक कॉल पे इकट्ठे हुए और एहतजाज कलमबंद किया। अब जब अगर देखा जाए कि इलेक्शन कमीशन नामंजूर का इशू कब से शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब से ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान अपॉइंट हुए हैं, जो कि जनवरी 2020 से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उस वक्त से जितने भी मुकदमा तहरीक इंसाफ ने दायर किए या उसके ख़िलाफ़ हुए, तो इस पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो बाइस रहे हैं, इम्पार्शल रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की पटिशन जब फाइल होती रही हैं वो डिसमिस होती रही हैं, और उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने भी पटिशन फाइल की अपोजिशन में से, ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पर उस पार्टीज़न होकर उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसले करते आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो मैं बाद में हवाला दूँगा। इससे पहले कि मैं हवाले और दूसरे मामलात में सब्सटेंस पे जाऊँ, मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान एक ब्यूरोक्रेट थे और इन्होंने नवाज़ शरीफ के दौर में की पोस्ट पे मुख्तलिफ़ जगह पे ड्यूटीज़ परफॉर्म की है, जिसमें से वो चीफ़ सेक्रेटरी भी रहे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे, सेक्रेटरी रेलवे भी रहे, सेक्रेटरी सेफ्रॉन भी रहे, या इस तरह बहुत से और डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और इनका अगर तारुफ़ करवाना चाहते हैं तो ये है कि ये ही सन इन लॉ यानी कि दामाद हैं सईद मेहदी साहब के, जो कि सईद मेहदी नवाज़ शरीफ के दौर में वो थंब कहलाते थे और वो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हुआ करते थे सईद मेहदी साहब। और इसके साथ साथ जो फवाद हसन फवाद, जिस पे आजकल नैब के केसेस भी हैं, और नवाज़ शरीफ के दौर में वो नवाज़ शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी कि की पोस्ट पे थे, यानी कि मिनिस्टर से भी ताकतवर थे, तो ये इनके बैचमेट थे। तो इन तमाम चीज़ों के बैकग्राउंड में जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो हाल ही में 2 दिन कबल इमरान ख़ान साहब एक प्रोग्राम में बता रहे थे, गालिबन था इमरान रियाज खान का प्रोग्राम, जिसमें उससे पूछा गया कि आपने क्यों लगाया जब आपको मालूम था। तो उन्होंने कहा जब ये नाम प्रपोज़ किया गया और फिर लोगों ने मुझे बताया कि इनका बैकग्राउंड जो है नून लीग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल्स का लफ्ज़ लिया कि न्यूट्रल से मैंने कहा जी ये बंदा तो पार्टीज़न है। तो उन्होंने गारंटी दी कि जनाब ये अपॉइंटमेंट होने दें और वो इम्पार्शल होकर और न्यूट्रल होकर ये मुकदमा देखेगा। और इमरान ख़ान साहब ने उन पे ट्रस्ट करके जब इस पे अपॉइंटमेंट कर दी, लेकिन फिर वक्त के साथ देखा गया कि जनाब ऐसा नहीं हुआ। अब बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि हम इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में भी पेश होते हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी सारी प्रोसीडिंग देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ या उन्होंने किए, उसमें मैं भी प्रीवी रहा हूँ, मैं भी मोर और लेस तमाम मुकदमात को देखता रहा हूँ। तो मेरी भी ओपिनियन यही है कि इन्होंने बायस होकर और इम्पार्शल होकर फ़ैसला जात किए हैं। अब जो फ़ैसला जात जो किए हैं उसमें से स्टार्ट पे जो इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कई अरसे से कह रहे हैं कि इसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस आप पर आवाम का नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। और इमरान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी अरसे से यही चल रही है, रिक्वेस्ट है, उनका डिमांड है कि आप स्टेप डाउन कर दें। अभी हाल ही में KPK असम्बली ने और पंजाब असम्बली ने गालिबन 28 और 29 जुलाई को रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कि ये बाइस्ड हैं और ये पार्शल है, इसलिए ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आवाम का एतमाद इन पे नहीं रहा। अगर वाकई देखा जाए बकौल इमरान खान के 80% KPK और पंजाब पाकिस्तान का है, जब उनको आप पे एतमाद ही नहीं है तो अखलाकी तौर पर भी इनका जवाज़ ख़त्म हो जाता है। मीनवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि हम इस चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 209। और मेरी इतला के मुताबिक
रेफरेंस भी तैयार हुआ और एक दिन कबल ये रेफरेंस फाइल भी हुआ, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे क्योंकि कुछ सबूत लगाने ज़रूरी थे तो उन्होंने वापस इसलिए लिया कि हमें एनेक्चर लगा के विद प्रूफ सर्टिफाइड कॉपी जो उन्होंने फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 22 के या PDM पाकिस्तान नून लीग के हक़ में 22 के किए वो भी हम साथ लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कल वापस भी ले लिया है। मैंने जो रिसर्च करके जो कलेक्शंस किए हैं कि उनके ग्राउंड्स क्या लिए गए हैं, तो कुछ तो मैंने तारुफ करा दिया कि ये बाइस्ड और पार्शल क्यों हैं और इनका बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड भी जिक्र कर दिया। इसके साथ फर्दर जो ग्राउंड ले रहे हैं, अभी आप ये देख लें, एक ग्राउंड ये है कि जब आप कोई केस इंपॉर्टेंट सुन रहे हैं तो दोनों फरीक को आपको मिलना नहीं चाहिए, उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। इसकी मिसाल ये दे लें कि सुप्रीम कोर्ट जब 3 रुकनी बेंच इम्पॉर्टेंट मुकदमा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ख़िलाफ़ जब हेयरिंग सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बेंच सुन रहा था, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स ऑफिस बेरर से मिलने की कोशिश की। ये 3 रुकनी बेंच जिसके हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतर बंदयाल, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार इसलिए कर दिया। हालांकि अगर रूटीन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस बेरर्स हैं या पाकिस्तान बार काउंसिल की या डिफरेंट बार काउंसिल बार एसोसिएशन मिलते रहते हैं, क्योंकि बार एंड बेंच के इश्यूज़ होते हैं वो मिलते रहते हैं। मिलने से इनकार इसलिए किया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस मुकदमे में जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत फ़ाइल किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मिल के परवेज़ इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पंजाब और फेडरेशन पाकिस्तान एंड पंजाब गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिलने से इनकार किया कि क्योंकि आप एक पार्टी बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसमें पार्टी थी, इसलिए इनकार कर दिया। इसी तरह जब मुकदमे जो इन्होंने हेयरिंग सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग जिसको कहते हैं, गो के उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया था 1 माह पहले भी ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस बनता है, उसको उन्होंने 1 महीने पहले ही जून में या ग़ालिबन 20 जून को हेयरिंग कंप्लीट हो गई थी और रिज़र्व कर लिया था। अब इन्होंने प्रेशर दिया, PDM ने, सब ने देखा कितना ज़्यादा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और फिर चंद रोज़ का 29 जुलाई को बाज़ाब्ता PDM की सारी क़यादत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबर से मिले, जबकि फ़ैसला होने वाला था। प्रेशर डाला कि जनाब ये फ़ैसला करें, तहरीक इंसाफ का जो आपने फ़ैसला रिज़र्व किया है, और इस प्रेशर में उनको इनकार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बायस्ड होके किया। बल्कि अब ये इंडिपेंडेंट लॉयर जो सीनियर लॉयर्स वो बता रहे हैं कि ये फ़ैसले में पता लग रहा है कि जिस तरह कोई डिक्टेशन दी गई है और डिक्टेशन के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला 2 अगस्त को सुना दिया, जो कि सबसे पहले ये एक एलिगेशन है कि ये पार्शल थे, इन्होंने फ़ैसला किया उनके विश एंड विम और उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, या चंद वो हिडन हैंड्स जो कि तमाम कौम जानते हैं, उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अच्छा, एक पहलू और मैं फजील देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से ये कह रही है कि तमाम प्रोहिबिटेड फंड्स के केसेस और फॉरेन फंडिंग केसेस तो दूसरी पार्टीज़ पे भी है, नून लीग के भी केस चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी केस चल रहा है। इन्होंने क्या किया कि जनाब इन्होंने टारगेट कर लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को, और उनको डॉलड्रम में या अबेंस में रख दिया और उसको स्लो डाउन कर दिया, उसको केस को इस तरह नहीं सुन रहे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई, जहां से उनको फाइनली रिलीफ मिल गया और चीफ जस्टिस अतर मिन्नल साहब की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने ये ऑर्डर मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर है कि जनाब आप इसमें इम्पार्शल हो के फ़ैसला करें और बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखते हुए तमाम को मसावियाना सुने और तमाम को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सुन के आप टाइमली रीज़नेबल टाइम पे सब के फैसले जो है ना आप दें। लेकिन आप सब ने कौम ने देखा कि उनकी हेयरिंग्स भी नहीं हो रही, ना उनका फ़ैसले का कोई रिज़र्व हुआ, ना फ़ैसले के कोई चांसेस नज़र आ रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को एक्सपेडाइट करके इन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया, जिसकी वजह से कौम एक बेचैनी पे पाई जाती है। ये 2-3 चीज़ ग्राउंड के अलावा जो फर्दर
एक और ग्राउंड जो पता लगा है कि इनके जो ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत शेड्यूल 3 में लिखा मौजूद है, उसमें उनका ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इन्होंने अपनी ओथ की वायलेशन की है। ओथ इतना लंबा है कि डिटेल में नहीं बताना चाहता, लेकिन मुख्तसर ये था कि ओथ में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि सीवियर करके वो लिखते हैं, कहा जाता है कि जनाब हम ईमानदारी से फ़ैसला करेंगे, हम इम्पार्शल होकर करेंगे, हम ऑनेस्टी के साथ और सारे काम करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इसके अलावा फर्दर अगर हम केसेस का जिक्र करें तो प्रोहिबिटेड फंडिंग के अलावा, जिसमें अगर डिटेल में नहीं जाना चाहता कि प्रोहिबिटेड फंडिंग का अगर डिटेल में फिर किसी में प्रोग्राम कर लेंगे कि उसमें क्या क्या फ्लाज हैं, लेकिन मैंने जितना ये ऑर्डर पढ़ा है और प्रोहिबिटेड फंडिंग में, तो वाज़े तौर पर लगता है कि माला फाइडी अल्टीरियर मोटिव्स मौजूद हैं और इनको हैपसेंट मैनर में फ़ैसला किया गया है, और जिसका अब नज़र आना शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो गए हैं जो पाकिस्तानी डुअल नेशनल से, और उन्होंने कहा हमने अपने फ्री वेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे दिए हैं। बाकी रह गई जो कंपनीज़ के थ्रू जो आते रहे हैं, ये जो इस वक्त इम्प्लीमेंट है वो इलेक्शन एक्ट 2007 है। इससे पहले पीपल्स पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 था। ये जो प्रोसीडिंग सारी हुई है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत था। उसके तहत कंपनीज़ के तहत ही पैसे आने चाहिए थे, जिसके कंपनीज़ के तहत ही आए हैं। अब 2007 में उसको ज़रा डिफरेंट किया गया। गर्ज के अगर इन नक्शल कहा जाए कि जितनी भी फंडिंग बैरून पाकिस्तानियों ने डायरेक्ट की है, जिसमें 34 कहते हैं फॉरेन नेशनल्स है, दे वर एक्चुअली पाकिस्तानीज़ या डुअल नेशनल थे, या कंपनीज़ 351 के जो कंपनीज़ हैं वो भी इंडिविजुअल कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें अगर आप सेक्शन 6 और सब सेक्शन 3 पढ़ लेते वाज़े तौर पे लिखा हुआ, उसमें मल्टी नेशनल कंपनी का जिक्र है कि जो फॉरेन मल्टी नेशनल कंपनी है वो नहीं दे सकती। बाकी इंडिविजुअल कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दे कैन डोनेट द फंड टू द पीटीआई, और उन्होंने ऐसा किया। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और वक्त के साथ इंशाल्लाह जब ये शोकास का जवाब देंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारा इम्पार्शल और वक्ती तौर पे अपोजिशन को फ़ायदा देने के लिए जजमेंट लाई गई है, या ख़ास कर पर्सन स्पेसिफिक इमरान खान पे प्रेशर डाला जाए और इक्वेट करने की कोशिश की है। जो नवाज शरीफ को 2017 में डिसक्वालीफाई किया गया तो 29 जुलाई को, उसको इक्वेट करने की कोशिश करें, जबकि मैं समझता हूँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और जब वो बात करते हैं एफिडेविट का और सर्टिफिकेट का, इट्स वेरी क्लियर। जो एफिडेविट नवाज शरीफ ने दिया था या जिसका शहबाज शरीफ ने दिया था उसको कहते हैं एफिडेविट, उसको ओथ लिया जाता है, जबकि सर्टिफिकेट जो है ना वो अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया जाता, और एफिडेविट अपनी ज़ात के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे कोई एसेट्स हैं इमूवेबल मूवेबल, अगर मैं कहता हूँ कि जनाब मैं ये सीवियर करता हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है और ये मेरी है, और उसमें हल्फिया बयान ओथ कमिश्नर के सामने देता हूँ, तो वो मैटर करती हैं। जबकि इमरान खान के केस में ऐसा है ही नहीं। वो तो अब अरबों की ट्रांजैक्शन होती है, बीइंग चेयरमैन, जिस तरह उन्होंने मिसाल भी दिया शौकत खानम का, मैं चेयरमैन हूँ ट्रस्ट का, तो अरबों की पता नहीं 18 अरब की सालाना उनका बजट होता है, उसमें ऑडिट उनकी इंटरनल ऑडिटिंग भी होती है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी मौजूद है, सारी रिपोर्ट के बाद एक सर्टिफिकेट देता है, वो इस चीज़ पर अप्लाई नहीं होता। यानी कि लोगों को समझना चाहिए, लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है PDM के लोग कि एफिडेविट जिसको हल्फिया बयान कहते हैं, सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट कहते हैं, वो ज़मीन व आसमान फ़र्क है। इमरान खान पे ये चीज़ लागू नहीं होती। और जो रेफरेंस बनाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ वो भी गैर कानूनी है। रेफरेंस फॉरेन फंडिंग के अगेंस्ट जमा की जा सकती है और इस प्रोहिबिटेड फंडिंग में हरगिज़ नहीं की जा सकती। इसमें मैक्सिमम जो ये होता है कि वो कन्फिस्केट कर लेंगे, वो भी आफ्टर प्रोवाइडिंग ड्यू अपॉर्चुनिटी, जो कि शोकास किया है। और मैं समझता हूँ शोकास अभी ये जा रहे हैं, इसे चैलेंज करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन में, और ये जो फैसला है फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग का चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का, वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। इसके अलावा फर्दर जो पॉइंट है, अगर इसमें देखा जाए, एक केस था फ़रख हबीब वर्सेस नून लीग की थी, खातून थी, सॉरी यूसुफ रज़ा गिलानी। फ़रख हबीब केस था बड़ा मशहूर, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उसको जीतने के लिए वाज़े तौर पर मालूम था कि इस्लामाबाद से वो कर रहे थे कॉन्टेस्ट, और उनको मालूम था यहाँ मेजॉरिटी नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोट करना था सेनेट के सेनेटर के लिए, उसमें उनका मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन सारी कौम ने देखा कि जनाब ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जिसमें
उसमें अली हैदर गनानी जो उनके बेटे हैं वो मेंबर नेशनल असम्बलीज़ को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बल्कि सेकंड करने के लिए, कॉर्पोरेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो नासिर शाह साहब हैं, नासिर शाह जो पीपल्स पार्टी के सिंध के को मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी फैसिलिटेट किया लोगों को ख़रीदने की। उनकी वीडियोज़ भी सरेआम मौजूद थी। मुख्तसर ये कि उस केस में मैं भी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। फिर बाद में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो इससे पहले उसमें वाज़ेह तौर पे ये चीज़ थी कि जब इतने ज़्यादा हमने वीडियोस दिया, फिर ट्रांसक्रिप्ट दिए और इतना फिट केस था कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। ऑन द कंट्री ड्रस्का केस में भी मैं सारा देखता रहा हूँ, प्रोसीडिंग देखता रहा हूँ। उसमें इन्होंने खुद जो नौशीन इफ्तिखार जो कैंडिडेट जो हार गई थी और रिटर्न कैंडिडेट अजद मली साहब थे, नौशीन इफ्तिखार साहब ने केस किया और उनके प्रे में लिखा होता कि 20 हल्के में रिगिंग हुई है, आप 20 हल्के में पोलिंग स्टेशंस में आप दोबारा से इलेक्शन कराएं। आप ये देख लें कि ना सिर्फ वहाँ पर कोई एविडेंस प्रॉपर नहीं थी, इधर उधर की चीज़ें शामिल कर दी गई थी। एक तो फैसला उनके हक़ में दिया और सेकंड जो प्रेस है कि ये एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, बीइंग कानूनन बता रहा हूँ कि कानून का स्टूडेंट, कि जो प्रे मांगता है उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, उसके एम्बिट में रह के आप फैसला दे सकते हैं। वो उस प्रे से हट कर उन्होंने पूरे हल्के के लिए दोबारा इलेक्शन करने का दे दिया। तो इसके अलावा अगर और फैक्टर्स जो इन्होंने जिक्र किया, आप KPK में ज़िमनी इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ मिनिस्टर्स को, सूबाई मिनिस्टर्स को, बल्कि MNAs को दाखिल होने से मना कर दिया, जबकि जो मिसकंडक्ट रूल बताते हैं वो उस पर हिट ही नहीं करती, ना वो इलेक्शन लॉ के मुताबिक थे, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ जुर्माने किए। और इवन के अली अमीन गंडापुर जो कि PTI के मिनिस्टर थे, उनके भाई को डिस्क्वालीफाई भी किया। जबकि दूसरी तरफ आप देख लीजिए, अभी इलेक्शन हुए 17 जुलाई को 20 हल्कों में सूबाई असम्बली पंजाब के, उसमें वास्ट लेवल पे रिगिंग हुई और प्री पोल रिगिंग भी हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेफ एंड डम बन के रहा, यानी कि लोगों को ख़रीदने की कोशिश की गई, पैसे भी बांटते हुए नज़र आए, यूटिलिटी स्टोर्स के ग्रॉसरी आइटम्स बेचते हुए नज़र आए सस्ते रेटों में, और पुलिस की ट्रांसफ़र हुई, एडमिनिस्ट्रेशन हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशनर बिल्कुल टस से मस ना उनको शोकाज हुआ। और इलेक्शन डे में वाज़ेह तौर पर देखा कि पाक तहरीक इंसाफ के 1-2 दिन कबल, बल्कि मुख्तलिफ KPK से जब लोग कैंपेन करने के लिए लीडर्स आने की कोशिश की तो उनको रोका गया और गिरफ्तार भी किया। इलेक्शन डे में शहबाज गिल को विदाउट एनी रीज़न उनको डिटेन कर दिया गया, फिर उनको रोका गया, फिर रात को जाके रिहा हुआ जब हार चुके थे। तो मुख्तसर ये कि इलेक्शन कमीशन इसमें भी जो है ना बिल्कुल बायस्ड और पार्शल हो के ये सारा काम करते रहे। इसके अलावा इन पे एलिगेशंस, सबको आपको पता है कि इमरान खान वाहिद शख्स है कि पहले जो क्रिकेट के मैचेस होते थे, जो होस्ट कर रहे होते थे, वो अपने अंपायर्स लगाते थे। इमरान खान साहब ने एफ़र्ट्स करके ICC को कन्विंस किया कि न्यूट्रल अंपायर्स अपॉइंट होने चाहिए, और उनकी कामयाबी है कि जनाब उनके दौर पे फिर न्यूट्रल अंपायर्स का शुरू हुआ। फिर इमरान खान का आप उसमें देख लीजिए कि दफ़ा श्रीकांत आउट हुआ, तो लेकिन वो शोर करने लगा, अंपायर ने आउट भी दे दिया, तो इमरान खान ने कहा यार दोबारा बारी ले लो, तो अगले गेंद में आउट हो गया। तो इमरान खान की हिस्ट्री है कि वो कोशिश करता है कि तमाम सोसाइटी में जो है ना पार्शलिटी के साथ नहीं, तमाम चीज़ें इम्पार्शलिटी के साथ सारी चीज़ें हों, तो उन्होंने कोशिश की। अभी इसी हवाले से हम हमेशा कहते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, इसमें रिगिंग हुई। इमरान खान वाइस शख्स था जिसने बड़ी एफर्ट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ़ कराया, उसमें बड़ा रिसर्च किया उन्होंने उस पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने जो चंद और ग्राउंड लिए हैं, मैं अभी EVM पे आना चाहता हूँ कि इमरान खान वाहिद क्रिकेटर था जिसने अपनी कोशिश के साथ ICC को कन्विंस करके क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारफ़ कराए। इससे पहले जो होस्ट कंट्रीज़ होते थे ये बड़ा मुश्किल होता था, समझा जाता था जो कि होस्ट कंट्री हार जाएगी किसी गेस्ट कंट्री से, लेकिन इमरान खान साहब ने कोशिश की और उनकी कोशिश बराबर हुई और न्यूट्रल अंपायर क्रिकेट में पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया। और जब ये जब वफाक में हुकूमत आई तो इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, जो कि आर्टिकल 2118 के तहत ज़मानत देती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, लेकिन हमेशा सब देखते आ रहे हैं कि हर
शख्स ये कहता है कि जनाब कभी भी ये नहीं कहा कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और हर मानते हैं, यानी कि ये एक सीरीज़ ऑफ रिगिंग इलेक्शंस है जो एलिगेशन लगाते हारते हुए इमरान खान पहली दफ़ा आया, उन्होंने बड़ी मेहनत की और EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ़ करवाया और इसकी मुखालफत PDM ने की, क्योंकि हर अच्छे काम की PDM में मुखालफत इसलिए करनी है कि ये स्टेटस को की पार्टीज़ हैं, ये माफियाज़ हैं, चोर डकैत लोग हैं, इनके सारे पैसे बाहर हैं, इनकी मुखालफत तो समझ आती है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी EVM की मुखालफत की, जबकि अब लेटेस्ट ये पटन एक जो NGO है जो काम करती है रिगिंग पे, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान में 163 ज़राए हैं जिससे रिगिंग की जा सकती है। अगर जो इमरान खान ने EVM मुतारफ़ करवाया है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो 163 में से 130 ज़राए जो रिगिंग के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने मुखालफत की। अब एक और मुखालफत का ये एक तो EVM हो गया, फिर ओवरसीज़ के हवाले से इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज़ हमारे जो है ना वो एसेट्स हैं, पाकिस्तान की सर्वाइवल जितनी अगर देखा जाए जो पाकिस्तान के रिज़र्व आते हैं फॉरेन रिज़र्व, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस है जो कि 2021 और 22 में 31 अरब डॉलर से ज़्यादा है, हाईएस्ट एवर, वो हमारे ओवरसीज़ हैं। उनको हक दिया थ्रू लेजिस्लेशन जिस पे इन्होंने मुखालफत की, और इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जनाब हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, ओवरसीज़ वालों को हम वोटिंग का राइट नहीं दे सकते, हम मैनेज नहीं कर सकते, जबकि बहुत इजी तरीका था, आजकल ऑटोमेशन के ज़रिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उस पर किया गया। और अब आप देख लीजिए लेजिस्लेशन के बाद ये लोग आए तो उन्होंने वोट का हक भी ख़त्म कर दिया, EVM भी ख़त्म कर दिया, जिससे पता लगता है कि ये जो अगला इलेक्शन होने जा रहा है ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह रिगिंग करके तहरीक इंसाफ को रोक सके। इसके अलावा जो एलिगेशंस लगाई गई हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ। ये वो चंद ग्राउंड्स हैं उनमें से जो कि बेशुमार ग्राउंड में से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले रहे हैं, ये मैंने प्रिसाइसली आपको बताया। जहाँ तक लीगल ग्राउंड्स है उसमें सिर्फ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये रेफरेंस फाइल करने जा रहे थे अंदर आर्टिकल 2095, और इसके अलावा जो इसको स्ट्रेंथन जो आर्टिकल्स करते हैं वो 209 के अलावा आर्टिकल 213, 214, 215, 2, और इसको जो जजमेंट है स्ट्रेंथन करती है वो PLD सुप्रीम कोर्ट 2001 और PLD सुप्रीम कोर्ट 2018 845 ये स्ट्रेंथन करती है। इसके अलावा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंस्टांस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से लिया गया है वो प्रूडेंट है और रीज़नेबल है। जब आवाम का एतमाद रहता ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो ना सिर्फ चारों सूबों में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है और उनके वोट्स बैंक वहाँ पर मौजूद है। जब वो डिमांड कर रही है तो एक शख्स के लिए पाकिस्तान को एट स्टेक पे लगाना नाकाबिल फ़हम है। इससे नुकसान आवाम का है, इससे नुकसान पाकिस्तान का है। और मैं भी आवाम के साथ, मैं भी आवाम में से एक हूँ, तो मेरी भी यही डिमांड है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनको स्टेप डाउन वॉलंटरीली कर देना चाहिए। शुक्रिया।